नमस्कार, मैं हूं ऋषि। दिन भर में ढेरों खबरें आप देखते होंगे। कई मानस में पैबस्त हो जाती होंगी, कई सिर्फ मस्तिष्क से टकरा कर लौट जाती होंगी। कुछ के मायने आपको फौरन समझ आ जाते होंगे, कुछ के निहितार्थ तत्काल आपको समझ में नहीं भी आते होंगे। आपकी सहूलियत के लिए बीएसटीवी लेकर आया है दिन भर की प्रमुख खबरों का निचोड़। खबर क्या है, क्यों है, इसका मूल मंतव्य क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, यह सारा विश्लेषण आपको सिर्फ आधे घंटे में देखने को मिलेगा। इसे देखिए तो आपकी दिन की बड़ी खबरों की सारी जिज्ञासाएं यूं ही शांत हो जाएंगी। हर दिन इसी वक्त आपके लिए हम लेकर आते हैं खबरों का बेहतरीन विश्लेषण, ताकि आप भी कह सकें कि खबर तो ये है। और चलिए सबसे पहले अब हम उन खबरों पर नजर डाल लेते हैं जिन पर अगले आधे घंटे तक हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली जो खबर होगी वो होगी माइनिंग से शाइनिंग होगा मध्य प्रदेश। जी हां, 2 दिवसीय खनन कॉन्क्लेव, माइनिंग कॉन्क्लेव, इसका फलसफा क्या हुआ, क्यों यह महत्वपूर्ण रही, इससे प्रदेश में कैसे निवेश आमंत्रित होगा और क्यों मध्य प्रदेश खनन के मामले में महत्वपूर्ण हो चुका है, यह सब कुछ होगा इस खबर के अंतर्गत। माइनिंग से शाइनिंग होगा एमपी। अगली खबर होगी एमपी को मिली एक नई सौगात की। क्या है ये नई सौगात, मैं वैसे आपको बता देता हूं, डिटेल में बाद में बताऊंगा। भोपाल कानपुर के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की योजना जो है वो अब अमल में आनी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से क्या कुछ चीजें अभी मिलना शुरू हो चुकी हैं, इस पर हम बात करेंगे। कॉरिडोर के बारे में भी आपको बताएंगे कि क्यों महत्वपूर्ण है। फिर हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली खबर की। खबर होगी कि भैया जी की हाइट गजब है। कौन है भैया जी, उनकी हाइट की बात क्यों कर रहे हैं हम, क्यों उनकी हाइट गजब है और आज ये खबर आपको बताने का कारण क्या है, ये सब कुछ इस खबर में होगा। फिर हम आएंगे अगली खबर पर जो होगी एमपी में आयोजित हुए इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल से जुड़ी हुई। दरअसल आज इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल का समापन हो गया है और जो टीमें आई थी वो ग्वालियर भ्रमण पर निकली। मध्य प्रदेश को देखकर, ग्वालियर को देखकर उन्होंने क्या कहा, उन्हें क्या महसूस हुआ, इस खबर में हम आपको बताएंगे। और चलिए सबसे पहली खबर आज की मध्य प्रदेश की धरती के अंदर बेशकीमती चीजों का भंडार है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि मध्य प्रदेश खनन के मामले में लगातार विकासशील है और एक समृद्ध राज्य बनता जा रहा है। बुंदेलखंड में हीरा और सोना तो महाकौशल में आयरन से लेकर मैंगनीज तक के भंडार। इनके खनन के लिए मध्य प्रदेश में कई बड़े प्लेयर हैं जिनके जरिए हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसके बावजूद माइनिंग सेक्टर में अभी अपार संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया। 2 दिवसीय इस कॉन्क्लेव का फलसफा क्या निकला, क्या महत्वपूर्ण चीजें रहीं, आइए अब हम आगे चर्चा में आपको बताएंगे। तो साहब, इस कॉन्क्लेव के माध्यम से न केवल निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास किया गया बल्कि उन नई तकनीकों और निवेश के अवसरों पर भी चर्चा हुई जो माइनिंग सेक्टर से जुड़ी हुई। इसके अलावा यह आयोजन मध्य प्रदेश को माइनिंग क्षेत्र में एक प्रमुख राज्य के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। यह 2 दिन का पूरा जो इवेंट था, जिस तरह से आयोजित हुआ, 600 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, वो ये बताने के लिए काफी है कि मध्य प्रदेश अब माइनिंग के क्षेत्र में भी एक प्रमुख राज्य बन चुका है। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी बल्कि ये देश की माइनिंग उद्योग के विकास में भी सहायक सिद्ध होगा। कैसे होगा ये हम आगे अब आपको बताते हैं। इस कॉन्क्लेव से मिलने वाली जो नई जानकारियां रहीं या फिर जो अलग अलग सेशंस में विचार मंथन हुए, ये माइनिंग के क्षेत्र में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। माइनिंग कॉन्क्लेव में कई विषयों पर प्रेजेंटेशन। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में हाल ही में सोने के भंडार की खोज ने माइनिंग क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं। ये अलग अलग सेशंस में किन किन बातों पर चर्चा हुई, इसके कुछ कुछ पहलू हम आपको आगे बताएंगे भी। लेकिन अभी ये स्थिति बनी क्यों माइनिंग के सेक्टर को लेकर इतनी गंभीरता दिखाई गई, ये उसकी कुछ झलकियां हम आपको बताते जा रहे हैं कि कैसे सोने का भंडार मिलने के बाद अब नई संभावनाओं के द्वार खुले हैं। क्योंकि ये पहला अवसर है जब राज्य में सोने की खदान आवंटित की गई है। इससे पहले कभी सोने की खदान आवंटित नहीं की गई।
इसके साथ ही अन्य खनिजों जैसे लाइमस्टोन, मैंगनीज, ग्रेफाइट और वेनेडियम के लिए भी निवेशकों को लेटर ऑफ इंटेंट प्रदान किए गए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले हीरे देश में अनमोल हैं। इसके अलावा पन्ना में सबसे ज्यादा हीरे का खनन होता है। ये कुछ फैक्ट्स आप सुनते भी जाइए और पढ़ते भी जाइए। छतरपुर के बक्सवाहा के जंगल में भी हीरे का बड़ा भंडार मिला है। इसके साथ मध्य प्रदेश कॉपर, मैंगनीज, डायमंड प्रोडक्शन में नंबर 1 है। मैंगनीज की कुल बात करें तो देश के कुल उत्पादन का 30% मैंगनीज मध्य प्रदेश में होता है। 2 साल पहले यानी 2022 में ये 26% था और अब बढ़कर जो है वो 30% हो चुका है। रॉक फॉस्फेट के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। इस साल भारत के कुल प्रोडक्शन के 26% हिस्से को अगर देखें तो ये मध्य प्रदेश से उत्पादित हुआ। रॉक फॉस्फेट के भंडार मध्य प्रदेश के कई जिलों में है। इसके साथ ही लाइमस्टोन के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। तो कोयला उत्पादन में भी मध्य प्रदेश पीछे नहीं है। कोयला भंडारों के कारण, अपने कोयला भंडारों के कारण मध्य प्रदेश देश में चौथे स्थान पर है। और अब चलिए ये जानते हैं कि कहां पर किस खनिज का भंडार है। तो सतना, रीवा और सीधी में लाइमस्टोन, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, गोल्ड और ग्रेनाइट का भंडार है। सिंगरौली की बात कर लीजिए। सिंगरौली में कोयला मिलता है, गोल्ड मिलता है और आयरन, इनके भंडार वहां पर है। शहडोल, अनूपपुर, उमरिया में कोयला, कोल बेड, मीथेन, बॉक्साइट के भंडार उपलब्ध हैं। बुंदेलखंड के सागर और छतरपुर, इसके अलावा पन्ना में डायमंड, रॉक फॉस्फेट, आयरन, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, डायस्पोर और पायरोफिलाइट का भंडार मौजूद है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे महाकौशल की तरफ तो जबलपुर और कटनी में बॉक्साइट आपको मिल जाएगा, डोलोमाइट मिल जाएगा, आयरन, लाइमस्टोन, मैंगनीज, गोल्ड और मार्बल के भंडार। नीमच और धार भी पीछे नहीं है, यहां पर भी लाइमस्टोन का एक बड़ा भंडार है। तो बैतूल कैसे पीछे रह जाए। बैतूल में कोयला, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, लीड और जिंक के भंडार उपलब्ध हैं। छिंदवाड़ा में कोयला मिलता है, मैंगनीज मिल जाता है, डोलोमाइट, इनकी खदानें। और वहीं पड़ोस में बालाघाट में कॉपर, मैंगनीज, डोलोमाइट, लाइमस्टोन और बॉक्साइट के भंडार उपलब्ध हैं। मंडला और डिंडौरी में डोलोमाइट और बॉक्साइट का प्रचुर मात्रा में भंडार उपलब्ध है। और अगर आप ग्वालियर चंबल अंचल का रुख करें, वो जो हिस्सा जो अभी चर्चा में छूट गया था, तो वहां पर आयरन मिलता है, फ्लैगस्टोन मिलता है, क्वार्ट्ज ये कीमती पत्थरों में माना जाता है, इनके भंडार वहां पर मौजूद है। झाबुआ अलीराजपुर में रॉक फॉस्फेट, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, मैंगनीज और ग्रेफाइट के भरपूर भंडार हैं। तो ये पूरी बात आपको बताने का उद्देश्य जो है वो यही था कि पूरे प्रदेश में किस तरह से खनिज जो हैं वो पाए जाते हैं। सिर्फ कोई एक अंचल नहीं है जो सिर्फ खनिज के लिए महत्वपूर्ण हो। पूरा प्रदेश, ग्वालियर चंबल अंचल से लेकर बालाघाट, मंडला तक, यहाँ बैतूल से अगर आप देखें नीमच होते हुए और विंध्य में चले जाएं तो वहां पर भी प्रचुर खनिज के भंडार उपलब्ध हैं पूरे प्रदेश में। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने माइनिंग कॉन्क्लेव में शामिल होने के बाद अपने संबोधन में क्या कुछ कहा। माइनिंग कॉन्क्लेव में आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि सभ्यता, संस्कार, संपदा और संसाधनों से परमात्मा ने सभी राज्यों में जो कुछ दिया है, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश को थोड़ा ज़्यादा मिला। ये हमारा सौभाग्य है और मध्य प्रदेश का गौरव है। ये रत्नगर्भा वसुंधरा जब सौरमंडल की रचना हो रही होगी, उस सौरमंडल की रचना में जब पृथ्वी का अवतरण हुआ है तो कई सारी विशेषताओं को लिए हुए ये हमारी धरती माता इस सौरमंडल का एक महत्वपूर्ण ग्रह बन करके सबके बीच आई है। इसलिए हमारी यहाँ की संपदा को देखने में, लेने में, देने में मूल भाव का अंतर है। इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अगर हमने खनिज संपदा की अगर बात कही है तो परमात्मा ने भी कृपा कैसी करी। वैसे तो देश पे कृपा करी, दुनिया के कई देश ऐसे, लेकिन वो 6 ऋतुओं के लिए तरसते हैं, 3 मौसम के लिए तरसते हैं। उनके यहाँ केवल गर्मी और बरसात के अलावा कुछ होता नहीं, लेकिन हमारे देश के अंदर सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन ये उपलब्ध होने में सबसे बड़ा अगर योगदान है तो हमारे अपने देश का भी है और इस वसुधा का भी है, जिसकी विशेष कृपा से भारत की भौगोलिक रचना इस प्रकार से बनी कि बदलते दौर में
हमारे लिए ये स्वामी विवेकानंद ने जो 100 साल पहले कहा था कि 21 शताब्दी भारत की होगी, उसके लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। दुर्भाग्य से कुछ बातों को मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, अन्यथा आपको सबको ध्यान में आएगा। 2014 के पहले हम अपने देश के बारे में, देश की संपदा के बारे में, देश की आर्थिक स्थिति के बारे में कहाँ हम कल्पना करते थे कि भारत नीचे से 5वें हिस्सों में आ रहा है, और कहाँ पलट के देखो तो 10 साल के अंदर भारत ऊपर से 5वें स्तर में आ रहा है। ये है मोदी जी का भारत और मोदी जी का विजन। एक ऐसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे जिनका अपना शैक्षणिक, उनकी अपनी उन्नति, बाकी चीजों का अनुभव कितने प्रकार का उनका सब प्रकार की चीजों में था। गवर्नर रहे, वित्त मंत्री रहे, प्रधानमंत्री 2-2 बार रहे, सबको लेके चलने वाले, बड़े विनम्र। लेकिन मंत्रिमंडल के अंदर कभी कोयला घोटाला हो रहा, कभी स्पेक्ट्रम घोटाला हो रहा, मंत्रिमंडल के ऊपर भी जिनका नियंत्रण नहीं, ऐसे मौन रहने से क्या फायदा। आज करके देखे, ये है भारत सरकार और ये नरेंद्र मोदी का शासन करने का तरीका। माइनिंग सेक्टर में निवेश करने पर सरकार अब निवेशकों को क्या देगी, यह भी चर्चा करना जरूरी है। 40% तक की सब्सिडी सरकार देगी मध्य प्रदेश सरकार, और 100 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स को सरकार इंसेंटिव भी देगी। अगर मध्य प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की बात करें तो थर्मल पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट, फेरो एलॉय, मार्बल, ग्रेनाइट, फ्लैगस्टोन कटिंग और पॉलिशिंग यूनिट्स अभी काम कर रही हैं। मध्य प्रदेश में अलग अलग खनिज पदार्थों के खनन और प्रोडक्शन के क्षेत्र में बड़ी कंपनियों का दबदबा अभी भी है। लेकिन इन सारी बातों के साथ यह तथ्य भी है कि अभी इन सेक्टर्स में अपार संभावनाएं मौजूद हैं, जो कि बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े निवेशक हैं, उन्हें आकर्षित करने के लिए काफी है। माइनिंग कॉन्क्लेव के जरिए सरकार ने निवेशकों को अपना रोड मैप बता दिया है, और अब इसीलिए यह उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अन्य कंपनियां भी सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर मध्य प्रदेश में निवेश करेंगी और अलग अलग खनिज भंडारों के ऑक्शन की प्रक्रिया में भी शामिल होंगी। चलिए और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश को मिली एक नई सौगात की। केंद्र की मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश को यह सौगात दी है। भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर 4 लेन में अपग्रेड करने के लिए केंद्र ने मंजूरी दे दी है, और इस मंजूरी के साथ ही 3,589 करोड़ रुपए भी मंजूर कर दिए हैं। 4 फेज में यह कॉरिडोर तैयार होगा, 2026 तक बन जाएगा। 526 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई, और सबसे बड़ी बात, ये बुंदेलखंड के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर को 4 लेन में अपग्रेड करने की सहमति दे दी है, हरी झंडी दे दी गई है। ये 526 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है और इकोनॉमिक कॉरिडोर इसे कहा गया है। इसके लिए केंद्र ने 3,589.4 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। कहां से ये रास्ता निकलेगा, तो भोपाल से शुरू होगा ये कॉरिडोर, सांची, विदिशा, ग्यारसपुर, राहतगढ़ होते हुए ये सागर शहर को बाईपास करेगा। सागर से एक बाईपास निकलेगा और फिर ये छतरपुर टच करेगा, छतरपुर जिले के सतई घाट को। ओरछा के लिए जाने वाले एक दूसरे हाईवे को भी ये कनेक्ट करेगा। तो ये पूरा इसका ट्रैक रहेगा कि कहां भोपाल से लेकर के कानपुर जाने तक मध्य प्रदेश के जो रास्ते हैं, छतरपुर के सतई घाट तक, वहां तक ये पूरा मैप ऐसा रहेगा। और इस कॉरिडोर के निर्माण का काम जो है वो सबसे पहले मध्य प्रदेश से ही शुरू होने वाला है। कैसे? 4 फेज में ये तैयार होगा। बताया हमने आपको भी कुछ देर पहले कि इस 4 लेन कॉरिडोर को 2026 तक पूरा करने की योजना है प्राथमिक तौर पर। अब इसकी कुल लंबाई मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो 360 किलोमीटर है। केंद्र ने इसके लिए 3,589 करोड़ की स्वीकृति दी है। होगा इससे ये कि मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास को बड़ी गति मिलेगी। कानपुर एक प्रमुख औद्योगिक शहर है और उससे सीधी कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती तो देगा ही, साथ ही उद्योगों के लिहाज से ये खुद को अपग्रेड करने वाली एक बात हो जाएगी। यातायात और यात्रा सुगम होगी जाहिर तौर पर, और ये बाकी लोग जो अभी कानपुर जाने के लिए झांसी होते हुए रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए एक बड़ी बात होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस सौगात पर केंद्र व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है।
तो जैसे अगर अभी आप राजधानी भोपाल से कानपुर की दूरी तय करने की कोशिश करें तो ये तकरीबन 550 किलोमीटर होती है। झांसी से होकर जाना पड़ता है या फिर छतरपुर से जाता है ये रास्ता, और इस 550 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगता है तकरीबन 12 घंटे का समय। अब इसमें दिक्कत यह हो जाती है कि कई जगहों पर सड़क 2 लेन है जो कि यात्रा की गति को धीमा करती है। जो नया कॉरिडोर है भोपाल से लेकर कानपुर तक का, वो 526 किलोमीटर का होगा और इस बढ़िया से रास्ते पर जो वाहन है वो 100 से 120 किलोमीटर की गति प्रति घंटे की गति पर दौड़ सकेंगे। मान लीजिए अगर सड़क व्यस्त है तो 2 घंटे तक आपके बच जाएंगे और इस तरह से सफर में कुल जो समय लगेगा वो होगा 10 घंटा। 10 घंटे में भोपाल से कानपुर आप पहुंच सकते हैं। अब ये जो कॉरिडोर है इसे बनाया जाएगा 4 फेज में। इसे सीधा एक साथ नहीं बनाया जा रहा है, अलग अलग टुकड़ों में बनाएंगे। कैसे कैसे कहां कहां पर? तो पहला फेज जो होगा वो होगा राजधानी भोपाल से विदिशा तक का, तकरीबन 60-70 किलोमीटर का ये रास्ता है। इसके बाद जो दूसरा फेज है वो शुरू होगा विदिशा से लेकर ग्यारसपुर तक। ग्यारसपुर के बाद जो तीसरा फेज है वो होगा सागर जिले से शुरू होगा और ये जाएगा छतरपुर के सताई घाट तक, ये तीसरा फेज हो जाएगा। और उसके आगे का जो रास्ता है वो चौथे फेज में है जो कि टच होगा कैमाहार उत्तर प्रदेश तक, जो है वो ये चौथा फेज कनेक्ट करेगा। पूरे प्रोजेक्ट पर तकरीबन 11,300 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, ऐसा अनुमानित है। मध्य प्रदेश को जो कुल लंबाई मिली है इस पूरे कॉरिडोर की वो है 360 किलोमीटर, यानी मध्य प्रदेश में 360 किलोमीटर का निर्माण होगा और इसी के लिए मध्य प्रदेश को केंद्र की ओर से 3,589 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। तो इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा वर्ष 2023 में जनवरी में की गई थी। NHAI ने कॉरिडोर को 2026 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा है। इधर केंद्र सरकार ने मंडला शहर से नैनपुर तक 46 किलोमीटर लंबे मार्ग को अपग्रेड करने के लिए भी मंजूरी दे दी है और उसके लिए 592 करोड़ रुपए की सहमति प्रदान की है। अब बात करेंगे एशिया के सबसे लंबे व्यक्ति और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले धर्मेंद्र प्रताप सिंह की, जो कि इन दिनों अपना इलाज कराने के लिए सतना आए हुए हैं। इस दौरान BSTV ने उनका इंटरव्यू लिया, उनसे खास बातचीत की और उनसे जाना कि उनकी जीवन शैली है कैसी, इतनी हाइट के साथ जो सामान्य जीवन यापन है उसे वो कैसे व्यतीत करते हैं। इससे पहले कि हम उनके बारे में और ज्यादा कुछ आपको बताएं, आप खुद ही सुन लीजिए कि धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी दैनिक दिनचर्या से लेकर राजनीतिक जीवन काल के बारे में क्या जानकारी साझा की। जी हां, ये पहलू छूट गया था लेकिन मैं बता देता हूं आपको, धर्मेंद्र प्रताप सिंह एक राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कई टीवी शो में काम करने के लिए उनके पास ऑफर भी आ चुका है। क्या कुछ बातचीत हुई उनकी, सुनिए। आज हमारे साथ खास बातचीत पर मौजूद हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, जो एशिया के सबसे लंबे आदमी कहते हैं। आइए आज हम इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका BSTV पर। धन्यवाद आप सभी को, जो है हमारे पत्रकार भाई को, और आप लोगों का ही सहयोग है। जो हम जैसे और व्यक्ति हैं हमारे देश के, सब काफ़ी उनको फेमलिटी मिलती है, काफ़ी फेमस होते हैं, तो इसमें आप लोगों की भूमिका अच्छी है। आपका नाम एशिया के गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रिकॉर्ड तो अपनी जगह है, रिकॉर्ड तो है ही है और सबका आशीर्वाद है इसमें, हमारे देश के सभी नागरिकों का। और मेरा जहाँ तक ये नज़रिया है कि रिकॉर्ड अपनी जगह है और देश का विकास अपनी जगह पे है। तो मैं लंबाई के साथ साथ मैं चाहता हूं कि जैसे हमने लंबाई के क्षेत्र में अपना नाम पूरे विश्व में अपने देश का रोशन किया हो, इसी हिसाब से और अलग क्षेत्रों में जो है भी हमारे देश का नाम आगे है। बचपन से लेकर अभी तक कोई ऐसा किस्सा आपको याद हो कि आपको कुछ ऐसी कोई घटना हुई हो? बचपन की घटनाएं तो ज़्यादा पता नहीं होती है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हम जहाँ जाते थे वहाँ पे लोगों की भीड़ लगती थी और काफ़ी जो बच्चे थे थोड़ा सा मजाक करते थे ज़्यादा कि आप इतने लंबे हो, फला है। और सफ़र करने में बहुत समस्या होती थी हमको, बस में हम खड़े नहीं हो पाते थे, ट्रेन वगैरह में बहुत दिक्कत होती थी। और हमारे नाप की कोई साइकिल, बाइक
ये सब नहीं मिल पाती थी, लेकिन मैं उसको प्रयोग करता था। साइकिल भी मैं चलाता था, बाइक भी चलाता था, और चाहे जैसे करके मैं चलाता था। बॉलीवुड में से फोन आया कभी आपके पास? नहीं, बॉलीवुड में हम जाते रहते हैं, जैसे स्टेज शो वगैरह जो हम वहाँ पे होते हैं, जैसे सिंगिंग प्रोग्राम, जैसे सारेगामापा जैसे स्टेज पे हम कई बार जा चुके हैं। और हमारे महाभारत के भीष्म पितामह मुकेश खन्ना जी से हमारा खासी अच्छा रिलेशनशिप है और हम उनके यहाँ जाते रहते हैं। मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर यानी तानसेन नगरी, जिसे लोग संगीत धानी भी कहते हैं, हाल ही में ग्वालियर में यूनेस्को ने म्यूजिक सिटी का खिताब देकर उसे नवाजा है। ऐसे में ग्वालियर के 4 दिवसीय इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल का जिक्र करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस 4 दिवसीय आयोजन की धूम देश ही नहीं विदेशों तक रही। तमाम देशों की टीमें यहां पर आईं और उन टीमों ने यहां पर अपने प्रदर्शन दिए, लेकिन जाने से पहले ये तमाम टीमें अपने कलाकारों के साथ शहर भ्रमण पर निकली। उन्होंने शहर का इटालियन गार्डन देखा, निगम का कक्ष भी देखा जहां पर पार्षद शहर विकास का खाका खींचते हैं। इसके अलावा और अलग अलग जगहों पर उन्होंने विजिट किया। इस पूरे कार्यक्रम को इतना महत्व देने के साथ उन्होंने ग्वालियर को लेकर किस तरह अपना प्यार जाहिर किया, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ग्वालियर की जमीन पर किर्गिस्तान, श्रीलंका, बुल्गारिया, नीदरलैंड और भारत की टीमें ऐतिहासिक विरासत और संस्कृति को देखने के लिए निकली। इन्होंने ग्वालियर का इटालियन गार्डन देखा और नगर निगम का हॉल भी। इसके साथ ही ग्वालियर के आसपास की लोकेशन को भी विजिट किया। ये सब देखने के बाद बाहर से आए सभी प्रतिभागी बेहद उत्साहित नजर आए। बुल्गारिया से आए कलाकारों ने अपने हाथों पर मेहंदी लगवाई। उन्होंने कहा कि ग्वालियर शहर ऐतिहासिक और धरोहरों को सहेजने वाला शहर है। Oh yes, from the moment that we started getting our hands drawn on, it just felt so special because it's an aspect of Indian culture that we get to experience from our own point of view as foreigners. So I'm really glad I got. So the people themselves are pretty similar. Both countries really like having fun and listening to loud music and always smiling. But from then on, our dance, music, or traditions are vastly different, and yet everything seems to be similar in their aspect that they're very colorful and they have everybody participate in them. ग्वालियर की महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार ने सभी टीमों को अतिथि देवो भव की परंपरा के तहत भोज भी दिया। साथ ही ग्वालियर शहर के कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों ने इन्हें महापौर के साथ सम्मानित भी किया। महापौर ने कहा कि मेरे ग्वालियर और चंबल की छवि बदल रही है। इसका सबूत यही है कि विदेश से आकर भी लोग यहाँ पर सुकून महसूस करते हैं। साथ ही यहाँ ऐतिहासिक इमारतों की तारीफ करते हैं। नीदरलैंड, बुल्गारिया, श्रीलंका और किर्गिस्तान से आए कलाकारों ने ग्वालियर की महापौर से मुलाकात की और उन्हें अपने देश के महत्वपूर्ण तोहफे भी दिए। ये 4 दिन से प्रोग्राम चल रहा है उद्भव उत्सव के नाम से, जो कि अटल सभागार में हो रहा है। तो आज यहाँ पर शहर में कुछ विदेशों से और हमारे भारत देश के कुछ लोग आए हुए हैं, जिनका यहाँ पर मेयर भोज रखा गया था और हम लोगों ने उनका सम्मान किया है सभी लोगों ने मिलकर। और सभी का यहाँ पर भारत से आए हुए और विदेशों से आए हुए सभी लोगों का मैं स्वागत बंदन अभिनंदन करती हूँ। और हमारे ग्वालियर शहर का मान बढ़ा है, और क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारे ग्वालियर शहर को यूनेस्को के द्वारा संगीत की उपाधि मिल चुकी है, तो ग्वालियर शहर भी धीरे धीरे बदल रहा है। Oh, it's a big thrill to have such a masterpiece on my arm. We've seen many places from your rich heritage, historical and cultural, and we're very, very impressed. But mostly we are pleased with the warmth of the people of Gwalior. बहरहाल ग्वालियर की जमीन पर 4 दिवसीय इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल का समापन हो गया है। 1100 से ज्यादा देशी और विदेशी कलाकारों ने अपने देश और प्रदेश की संस्कृति पर आधारित डांस परफॉर्मेंस की, जिनकी चर्चा आज देश भर में हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना खूब ख्याल रखिए और ताजा खबरों के लिए बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।